तो आज का बेटा टॉपिक हमारा क्या हो गया, हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थोड़ा सा मैं पीछे का लेके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव इनफ टाइम, हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज को। और बेटा मैं स्टेट थर्मो एक बार दोबारा रिवाइज करवाऊंगा और फिर दोबारा उनके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं की है, पहले हम इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे असाइनमेंट्स के थ्रू, एंड देन हम प्रोसीड करेंगे आपका थर्मोस्टेट। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको सारा डिटेल से बताता हूँ बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप अपने अच्छे से नोटबुक खोलो और टॉपिक लिखो, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक बेटा आपका क्या है, फ्रेम के बारे में, कि फ्रेम क्या होता है। सेकंड टॉपिक बेटा क्या है आपका, टाइप ऑफ फ्रेम, टाइप ऑफ फ्रेम। थर्ड टॉपिक बेटा आपका क्या आएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा टॉपिक बेटा आपका क्या आएगा, लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। डिटेल से पढ़ना है एक एक चीज को। फिफ्थ टॉपिक बेटा आपका क्या होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड। सिक्स्थ टॉपिक बेटा आपका क्या होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सेवंथ टॉपिक बेटा इसमें क्या रहेगा आपका, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ ऐड होंगे। टाइम डायलेशन पढ़ाऊंगा तो टाइम डायलेशन के न्यूमेरिकल भी आपके साथ सम्मिलित होंगे। आप देखना मेरे साथ 5-7 दिन जुड़े हैं, आप देखना इस टॉपिक को कितना डिटेल से करवाता हूं। टाइम डायलेशन के बाद बेटा लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी, लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। नाइन्थ टॉपिक बेटा आपका रहेगा रिलेटिव मास या रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास। 10th टॉपिक बेटा आपका रहेगा रिलेटिविस्टिक एनर्जी। आराम से चेयर कुर्सी पे बैठिए और फिर इस टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। 11th आपका बेटा रहेगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, मोमेंटम। 12th टॉपिक बेटा आपका रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी। और बेटा 13th टॉपिक आपका रहेगा डेफिनेशन ऑफ फोर वेक्टर, डेफिनेशन ऑफ फोर वेक्टर। फोर वेक्टर्स की डेफिनेशन जो है वो आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये मेनली 13 टॉपिक हैं जिनको हमें डिटेल से पढ़ना है, इनके न्यूमेरिकल करना है और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप एक छोटा सा फेवर कीजिएगा, आप प्लीज अपनी ईमेल आईडी मेरे पास भेज दें ताकि मैं असाइनमेंट्स जो है आपकी ईमेल आईडी पर भेज सकूं, ठीक है। व्हाट्सएप में असाइनमेंट भेज देते हैं हम अक्सर, और वो असाइनमेंट आपके व्हाट्सएप डाटा डिलीट होते हैं, डिलीट हो जाता है। तो आप अपनी ईमेल आईडी मेरे पास भेज दें ताकि मैं आपकी ईमेल आईडी से इन असाइनमेंट्स को आपको भेज सकूं। तो प्लीज सेंड योर ईमेल आईडी ऑन माय नंबर, माय कांटेक्ट नंबर, डिस्कशन कांटेक्ट नंबर इज 9518119758. This is for only NET students.
ये स्टडी नंबर है आपके लिए, समझ, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मेरे को मेल आईडी भेज दें ताकि मैं आपको ग्रुप में वो मेल आईडी से मैसेज भेज सकूं। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक इज द फ्रेम। आपने भी इन फ्रेम्स के वगैरह में पहले भी मैंने डिस्कशन कर चुका हूं, तो आप जल्दी से मेरे को बताइएगा फ्रेम होता क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है बेटा? फर्स्ट इज फ्रेम। क्या बताया मैंने? फ्रेम, फ्रेम इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, फ्रेम इज ए set of coordinate at which observer is sitting with watch। फ्रेम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके ऊपर ऑब्जर्वर वॉच लिए बैठा है। क्या करने के लिए? टू मेजर द या फाइंड द configuration of the पार्टिकल। उस पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन को मेजर करने के लिए जहां पर ऑब्जर्वर बैठा है उसको हम बेटा फ्रेम कहते हैं। फ्रेम की डेफिनेशन को आप समझिए, फ्रेम इज नथिंग, फ्रेम एक ऑब्जर्वर ही है। एक समझिए कि एक ऑब्जर्वर जिसके हाथ में स्केल है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, स्पीडोमीटर है बेटा स्पीड मेजर करने के लिए, वॉच है आपका टाइम मेजर करने के लिए। तो एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसके पास स्केल है, टाइम मेजर करने के लिए घड़ी है और आपका स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर है, ऐसे ऑब्जर्वर को ही हम फ्रेम कहते हैं। ऐसे ऑब्जर्वर को बेटा हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेलोसिटी जब तक, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन मींस पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किसके रेस्पेक्ट में बतानी या कौन ऑब्जर्व कर रहा है। अब आप ये बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके घर में रखा है तो आपके लिए उसकी लोकेशन कुछ और है, आपके लिए उसकी पोजीशन कुछ और है, मेरे लिए उसकी पोजीशन कुछ और है। मतलब हर एक ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो आपका फ्रेम क्या है? फ्रेम इज जस्ट ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? एक्स, वाई एंड दिस इज द जेड। ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा है विद वॉच, इसके हाथ में क्या है? वॉच। तो अब ये ऑब्जर्वर इजीली बता सकता है कि इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन x1 y1 z है, इसकी वेलोसिटी बेटा ux1 uy1 और uz1 है। मतलब ux1 मतलब वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, uy1 मतलब वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस और uz मतलब वेलोसिटी अलोंग द z एक्सिस। तो ये बता सकता है ऑब्जर्वर, ये बता सकता है इस समय जो टाइम है वो t हो रखा है। तो ये सब कुछ बता दिया, इसने पोजीशन बता दी, इसने वेलोसिटी बता दी, इसने टाइम बता दी। ये कौन बता रहा है? ये ऑब्जर्वर बता रहा है। तो ये सिस्टम द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट विद एन ऑब्जर्वर हैविंग वॉच, ये सारा एक फ्रेम बताता है। एंड दिस फ्रेम इज वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन को बताने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो क्या आपको यहां तक समझ में आ गया कि फ्रेम क्या होता है? क्या पहली चीज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझ में आया कि फ्रेम क्या होता है? बताओ जल्दी है। यस सर। ओके, वेरी थैंक यू। नेक्स्ट बात प्रोसीड करते हैं बेटा। फ्रेम हमारा हो गया, तो सेकंड थिंग टाइप ऑफ फ्रेम। टाइप ऑफ फ्रेम, तो फ्रेम बेटा दो प्रकार के होते हैं। वन इज द, क्या बताया मैंने? इनर्शियल फ्रेम। हाँ, आप बोलोगे तो और भी अच्छा लगेगा ना। एंड सेकंड इज द
नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, वेरी गुड बेटा। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिन फ्रेम के बीच में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। कोई भी एक्सेलरेशन ना होने का अर्थ क्या होता है कि उनके बीच की वेलोसिटी आइदर कांस्टेंट है या उनके बीच की वेलोसिटी आइदर कितनी है, जीरो। तो आइदर जीरो वेलोसिटी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो, दोनों को हम क्या कहते हैं बेटा, इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये आपके पास एक फ्रेम आ गया, दिस इज माय एस फ्रेम and this is another frame that is the S dash frame। अगर ये दोनों फ्रेम रेस्ट पर हैं, मतलब इस फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो बेटा कितनी है, जीरो है, तो भी ये फ्रेम कैसा कहलाएगा, इनर्शियल। या अगर ये फ्रेम मूव कर रहा है विद वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो भी ये फ्रेम कैसा कहलाएगा बेटा, इनर्शियल। मींस अगर आपके प्लेन आइदर रेस्ट में है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। दोनों के केस में एक्सेलरेशन बेटा कितनी है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो। तो ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम क्या हो गए, दोनों फ्रेम आइदर रेस्ट पर हो या वो फ्रेम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रहे हो तो भी हम उसको क्या कह सकते हैं बेटा, इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं। क्या इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्लियर होगी सभी को। नाउ नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे। ये दो फ्रेम है एस और एस डैश। ये फ्रेम जो है, इस फ्रेम की जो वेलोसिटी है बेटा ये वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या कर रही है, समय के साथ चेंज कर रही है। मींस इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो कैसे आएगी बेटा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन आएगी। तो जब भी नॉन जीरो एक्सेलरेशन आए देन द फ्रेम इज सेड टू बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। उस समय उन फ्रेम्स को बेटा क्या कहेंगे हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। तो सर आप एस और एस डैश दोनों की वेलोसिटी बता रहे हो क्या, नहीं क्या बेटा, नहीं बेटा, हम क्या कह सकते हैं, सपोज करो ये मैंने रेस्ट पे पहले ही मान लिया, ये मैंने रेस्ट पे क्या मान लिया, पहले ही मान लिया। यहां पर आप खड़े हो, मान लो यहां पर शशांक खड़ा है और रेस्ट पर है। अब ये जो फ्रेम है, ये मान लो फ्रेम नवीन का फ्रेम है, तो नवीन अगर शशांक के रेस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी पे रहेगा, मतलब कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी उसकी क्या है, जीरो है, मतलब रेस्ट पे है, तो भी इस फ्रेम को हम इनर्शियल कहेंगे। या अगर मैं मूव करूंगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो भी मेरा फ्रेम क्या रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, ये सारा विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। शशांक के रेस्पेक्ट में अगर ये क्या है आपका, बताओ किसमें है, कांस्टेंट अगर है, तो भी ये क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। मेरी बात समझे बेटा आप? यस सर, आप समझ गए सर, जी सर। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, यहां से हमने ये चीजें पढ़ी। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो प्लीज अनम्यूट करके पूछें, बिल्कुल अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अब आगे देखते हैं, शशांक एक्सेप्ट करते जाना बेटा, बच्चे आए उनको, ठीक है, साथ साथ, ओके जी सर। अब मेरी बात सुनो, जितने भी लॉज होते हैं, लॉज इन फिजिक्स, दैट इज द कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या न्यूटन सेकंड लॉ, these all laws are remain invariant in inertial frame। invariant का मतलब क्या होता है बेटा, invariant का मतलब ये होता है कि मान लो यहां आपके दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो टकरा रहे हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, तो शशांक देखेगा कि दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, तो शशांक अपने हिसाब से, एस अपने हिसाब से एनर्जी कंजर्वेशन लगाएगा, मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और इन एनर्जी कंजर्वेशन से ये कुछ डाटा निकाल के लेके आएगा, ठीक है। सिमिलरली नवीन जो एस डैश फ्रेम में है वो भी क्या कर सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा सकता है, मतलब ई आई इज इक्वल टू ई फाइनल। मींस जो आपके कंजर्वेशन लॉज हैं ये दोनों फ्रेम के लिए सेम रहे, इसीलिए मैं कहता हूं द कंजर्वेशन लॉज रिमेन इनवेरिएंट
क्या होता है इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो चेंज नहीं होंगे, तो कोई भी आपका मेजर करो, लेकिन ये किसमें, इनर्शियल फ्रेम। अगर इनर्शियल फ्रेम है तो इनर्शियल फ्रेम में आपके जो कंजर्वेशन लॉज है, न्यूटन्स के जो लॉज हैं, वो सारे इनवेरिएंट होते हैं। चाहे शशांक लगा लो, चाहे नवीन लगा लो, कोई भी लगा लो, सभी लगा सकते हैं। लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है उस समय ये जो शशांक है इसके लिए अलग नियम बन जाएंगे और नवीन के लिए नियम अलग बन जाएंगे। शशांक और नवीन दोनों के लिए जो नियम है वो बदल जाएंगे। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉज नहीं लगा सकते। मेरी बात समझे? तो एक स्टार बना के एक बात लिखेंगे कि ऑल फिजिक्स लॉज रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो चेंज नहीं होगा। रिमेन इनवेरिएंट इन इनर्शियल फ्रेम। इन इनर्शियल फ्रेम, इन इनर्शियल फ्रेम। समझ गए? तो क्या आपको टाइप ऑफ फ्रेम पता लग गया, और इस टाइप ऑफ फ्रेम में बात पता लग गया कि फिजिक्स के लॉज रिमेन इनवेरिएंट रहेंगे इन इनर्शियल फ्रेम। हाँ जी बताओ, कोई बच्चे किसी को डाउट हो यहां तक तो बच्चा बताओ प्लीज। नो सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, सभी बच्चे बोलते रहे ना, देखो फिजिक्स का एक नियम बताता हूं बेटा मैं आपको। फिजिक्स का क्या है, ये तो जर्नल नियम है बेटा। क्या, देखो जब आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो आप सो जाते हो ना। क्यों सोते हो बताओ, जल्दी बताओ क्यों सोते हो? क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग की जो सिचुएशन है, वो जो आवाज है, वो आवाज सेम रहती है। तो जब आदमी की आवाज, जो सराउंडिंग की आवाज जो है सेम रहे ना, तो उस समय क्या होता है, माइंड जो है वो रेस्ट पे चला जाता है। वो सोचता है, माइंड सोचना बंद कर देता है। वो ऐसे सोचता है कि आगे भी ऐसी आवाज आएगी, आगे भी ऐसी आवाज आएगी, तो सोचना ही बंद कर देता है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो ऐसे अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी तो आवाज कांस्टेंट है ना, मेरी तो पिच सेम है। आवाज की पिच हर एक आदमी की बेटा पिच अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है बोलने की। अब जैसे मैं बोलूं तेज तेज तो मेरी फ्रीक्वेंसी तेज, अगर मैं धीरे धीरे बोलूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी धीरे। पिच का मतलब क्या होता है बेटा, कि मेरी टोन, किसी की टोन कम होती है, किसी गंगवार सर की टोन कैसी है, शार्प है, ठीक है, मेरी टोन कैसी है, थोड़ी सी डल है। तो ये टोन का फर्क होता है, पिच में टोन आती है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा, मैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। फिर एक इंटेंसिटी होती है। तो अगर पिच सेम हो, पिच की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, पिच। अगर पिच सेम हो, तो अगर कंटिन्यूस पिच सेम है ना, तो आपका माइंड ये सोचता है कि 5 मिनट बाद भी ये इंसान यही बोलेगा, तो आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। माइंड काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो आप अनम्यूट करके बोला करो, अनम्यूट करके आप मेरे से बातें किया करो बीच बीच में। इससे क्या होगा, आप चीजों को ज्यादा समझ पाओगे। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, थर्ड टॉपिक इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल बेसिक से, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कोई मेरे को बच्चा बताएगा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। सर जो दो फ्रेम होते हैं उनमें आपस में जो रिलेशन बताते हैं। आपस में, वेरी गुड वंदना, मैंने आपकी पिच से आपको पहचान लिया। फॉर एग्जाम्पल, वंदना और नवीन एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, और वंदना आगे की तरफ बढ़ रही है, नवीन के रेस्पेक्ट में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, नवीन के रेस्पेक्ट। वंदना ने किसी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज किया, वंदना ने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी फाइंड आउट कर ली, वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली। अब बारी आई नवीन की। तो वंदना ने उन चीजों को फाइंड आउट कर लिया, वंदना को वो पैरामीटर्स पता है। अब वो पैरामीटर्स किसको जानने हैं, नवीन को जानने हैं। और नवीन और वंदना में एक रिलेशन है कि वंदना नवीन के रेस्पेक्ट में आगे चल रही है, कितनी वेलोसिटी से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे चल रही है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वंदना का जो डाटा है, जो वंदना के रेस्पेक्ट में है, वो नवीन को कैसे पता लगे, तो ये जो अगर डाटा है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मींस एक फ्रेम में हमें कुछ डाटा पता है, वो दूसरे फ्रेम में वो डाटा हम
कैसे निकालें उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मीन्स हमें एक फ्रेम में पता है और हमें किस फ्रेम में निकालना है, किसी दूसरे फ्रेम में निकालना है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन कई प्रकार का होता है। एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक इनवेरिएंट मतलब आपने अभी लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब गैलीलियन और लोरेंट्ज में क्या क्या फर्क है ये हम देख लें। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं बेटा। देखिएगा सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता हूं ताकि मैं पूरा टॉपिक इस पे बना सकूं। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट ए, और ये आपका एक फ्रेम है, ठीक है, ये एक दूसरा फ्रेम है। ध्यान से सुनो आप एक एक बात है। ये दो फ्रेम है बेटा। फ्रेम का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस विद ए ऑब्जर्वर, विद ए ऑब्जर्वर। सिमिलरली ये भी क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस विद ए ऑब्जर्वर, विद ए ऑब्जर्वर। एक बात अंडरस्टूड है क्या, कि ये फ्रेम का नाम देता हूं बेटा मैं एस। ये फ्रेम का क्या नाम देता हूं मैं, एस। ये फ्रेम मान लो नवीन का फ्रेम है। ये आप एक बात याद रखना, नवीन मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने वाला क्या है, नवीन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला क्या है, नवीन है। तो ये फ्रेम है नवीन का। इस एस फ्रेम को मैं हमेशा नवीन फ्रेम कहूंगा, ठीक है। हाँ, ये आप कोई भी बच्चा है। अब ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को बेटा मैं एस डैश कहूंगा। एस डैश फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, किधर, अलोंग x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू s। s के रेस्पेक्ट में x एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी से फ्रेम नंबर s डैश आगे बढ़ रहा है। अब जो फ्रेम s डैश में s डैश जो ऑब्जर्वर है, इस s डैश ऑब्जर्वर की जो एस डैश ऑब्जर्वर जो जो चीजें विजुलाइज करता है, ये आपका एस डैश है बेटा। जो एस डैश ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को देखता है, उसकी लोकेशन बेटा एक्स डैश मिलती है, वाई डैश मिलती है, जेड डैश मिलती है। उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी मिलती है, यू एक्स डैश मिलती है, वाई एक्सिस यू वाई डैश मिलती है, यू जेड डैश मिलती है, और जो टाइम होता है बेटा टी होता है। तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन किसके रेस्पेक्ट में बेटा, these all observations are with respect to s dash। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन क्या है, विद रेस्पेक्ट टू s dash। ये सारी की सारी हरी जो चीजें बनाई मैंने, ये सारी की सारी चीजें ये समझ लो नोन है। नोन मतलब हमें पता है। क्वेश्चन को अगर आपको ये वाली स्लाइड समझ में आ गई तो आगे की सब कुछ समझ में आ जाए। अब देखो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, जो एस ऑब्जर्वर जो नवीन है वो इस ऑब्जेक्ट को कैसे देखता है, कि नवीन के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स है, वाई है, जेड है। वेलोसिटी क्या है बेटा, यू एक्स है, यू वाई है, यू जेड है। टाइम क्या है बेटा, टी। इधर टाइम कितना था बेटा, टी डैश मान लो। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन किसके रेस्पेक्ट में बेटा, विद रेस्पेक्ट टू एस। ये हमें फाइंड करनी है, ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमें एस डैश के रेस्पेक्ट में सारी ऑब्जर्वेशन पता है, और हमें किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है बेटा, एस के रेस्पेक्ट में फाइंड, है ना। तो करें फाइंड आउट। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ये आपका मैंने पूरा बना दिया है। इस फिगर को समझते हुए सारा क्वेश्चन करते हैं। सिचुएशन समझ में आ गई बेटा सभी को, ये बताओ पहले तो, सिचुएशन समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो नाउ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट पॉइंट दैट टाइम रिमेन इनवेरिएंट।
in all frame of reference, frame of reference। कैसे? मतलब S एंड S डैश दोनों फ्रेम के लिए जो टाइम रहेगा बेटा क्या रहेगा? सेम। दैट इज क्या? T इज इक्वल टू D डैश। क्या पहला पॉइंट मेरा समझ में आ गया सभी को कि दोनों फ्रेम के लिए जो टाइम की जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। नाउ सेकंड पॉइंट, अब हम कुछ चीजें निकालते हैं। देखो जो v वेलोसिटी है, अब मैं एक बार कुछ पैरामीटर्स बताता हूं बेटा आपको। मैं ये बताता हूं, आपको मेरे को x डैश बता सकते हो? x डैश क्या है? x डैश एक्चुअली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू s डैश। किधर पोजीशन है बेटा? अलोंग x एक्सिस। x डैश के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो कितनी है बेटा? x डैश। बताओ पहली बात समझ में आ गई? x डैश क्या है पता लग गया बेटा आपको? x डैश क्या है? पोजीशन है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू s डैश अलोंग x एक्सिस। अलोंग कौन सा बेटा? x एक्सिस। x क्या है? x जो है वो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू s। ये क्या है बेटा? x। इतना समझ में आ गया? तो x डैश पता लग गया होगा आपको और आपको x पता लग गया होगा। क्लियर? नाउ अब हम जो है ये ऑब्जेक्ट जो है, जो फ्रेम जो है वो ओनली अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है बेटा। फ्रेम मूविंग अलोंग x एक्सिस। तो अगर फ्रेम x एक्सिस पर मूव कर रहा है तो ओनली x कोऑर्डिनेट तो अलग अलग होगा। दोनों के लिए y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट बेटा क्या रहेगा? सेम रहेगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? दोनों फ्रेम जो है वो अलोंग x एक्सिस अगर मूव कर रहे हैं तो आपकी ओनली x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, y और z कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा? आपका सेम रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? अरे फॉर एग्जांपल मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ खड़ा है, ठीक है? एक मैं बैठा हूं, एक मेरे पास में एक आदमी बैठा है। तो मेरे और उस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में उस पेड़ की लोकेशन x एक्सिस अलग हो सकती है, लेकिन पेड़ की जो हाइट है y एक्सिस वो तो सेम रहेगी। अरे समझे नहीं पड़ते? मतलब ओनली कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा बेटा? ओनली x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y एंड z कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। y और z कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा? रिमेन सेम। तो दूसरा पॉइंट मिलता है बेटा क्या? कि y इज इक्वल टू y डैश एंड थर्ड पॉइंट z इज इक्वल टू z डैश। बताओ क्या इस बात से सहमत है सभी बच्चे? y और z कोऑर्डिनेट दोनों का क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। नाउ अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बेटा एक बात बताओ, कोई मेरे को यहां से यहां तक की पोजीशन मैंने x बता दी, s डैश के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो x डैश बता दी, कोई मेरे को दोनों फ्रेम के बीच का डिस्टेंस बता सकता है? दोनों फ्रेम के बीच का डिस्टेंस कोई बच्चा बता सकता है? अनम्यूट करके बताए। यस, x माइनस एक्स डैश भी बिल्कुल सही है, या फिर v इंटू टी। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम बेटा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कितने समय में? जब समय कितना हो गया बेटा? t हो गया। जब समय t हो गया और वेलोसिटी v है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बेटा? v इंटू टी। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया बेटा? v इंटू टी। तो हम इस रिलेशन से इजीली पहचान सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस v इंटू एक्स डैश प्लस v इंटू टी। क्या आपको सहमत हो? क्या आपको तीनों चारों पॉइंट समझ में आ गए? पहले तो ये बताओ, क्या आपको ये पता लग गया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम जो रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा? दूसरा, अगर फ्रेम आपका अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो y और z कोऑर्डिनेट रिमेन सेम और ओनली x कोऑर्डिनेट विल बी चेंज एंड दिस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x डैश प्लस v टी। क्या आपको इतना सहमत हो मेरे ख्याल से? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेटा आप y कोऑर्डिनेट को डेरिवेटिव कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब dy बाई dt और बेटा dy डैश बाई dt, तो कितना बढ़ जाएगा? कोई मेरे को बता सकता है? क्या ये नहीं बढ़ जाएगा? uy इज इक्वल टू uy डैश। बताओ सभी को, क्या इस बात से सहमत है सभी बच्चे कि uy किसके बराबर बढ़ जाएगा? इज इक्वल टू uy डैश। uy किसके बराबर बढ़ जाएगा? इज इक्वल टू uy डैश।
दूसरी बात, क्या इस z का हम टाइम के साथ डेरिवेटिव कर देंगे तो u z इज इक्वल टू u z डैश नहीं बढ़ जाएगा? और क्या हम x का कर देंगे तो जल्दी से बताओ, x का जब हम करेंगे तो इसका तो कितना बना ux, इसका कितना बना ux डैश। वेलोसिटी बेटा कितनी है कांस्टेंट, टाइम का करेंगे तो कितना 1 इज इक्वल टू। तो क्या आपको वेलोसिटी के बीच में रिलेशन नहीं पता लग गया? देखो बेटा, हमें पता क्या क्या होगा, हमें v पता होगा, हमें ux डैश पता होगा, ui डैश पता होगा, uz डैश पता होगा, x डैश पता होगा, y डैश पता होगा, z डैश पता होगा। दीज आर नोन क्वांटिटी और हमें फाइंड क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू s फाइंड आउट करना है, हमें s फाइंड आउट करना है। तो जब हम s फाइंड आउट करेंगे तो बेटा ये इस तरीके से सारा डाटा आ जाएगा ना। इस इक्वेशन को एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, तो u का डेरिवेटिव करते हैं तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है एक्सेलरेशन आती है। तो यहां से क्या आएगा बेटा ay इज इक्वल टू ay डैश। यहां से क्या आता है बेटा az इज इक्वल टू az डैश। यहां से बेटा क्या आता है ax इज इक्वल टू x डैश। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका वेलोसिटी कितनी हो गई बताओ, डेरिवेटिव कितना हो गया 0। तो एक्सेलरेशन क्या दोनों फ्रेम में सेम नहीं रहा? बताओ ax इज इक्वल टू क्या x है। एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम में सेम होना मतलब फोर्स सेम होना, क्योंकि फोर्स क्या होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन सेम होता है। ये बात समझे? इसका मतलब एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम। एक पॉइंट बन गया बेटा, पॉइंट क्या बन गया एक्सेलरेशन रिमेन इनवेरिएंट। वेरी गुड, ये तो मेरी टोन में बोल गया एक बच्चा, इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम बेटा एक्सेलरेशन फ्रेम तभी आई जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और वेलोसिटी कांस्टेंट मैंने बताओ किस फ्रेम में बताई थी, इनर्शियल फ्रेम में बताई थी। वेलोसिटी कांस्टेंट मैंने किस फ्रेम में बताई थी, इनर्शियल फ्रेम में बताई थी, इसीलिए आपका ये सारा सिस्टम हुआ। क्या आप इस सभी से सहमत है? बताओ सभी बच्चे, क्या सभी बच्चे सहमत है? यहां तक जवाब दो यार, मेरे को जवाब चाहिए, आई नीड जवाब। तो आपने लोरेंट्स सॉरी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये बातें पढ़ी। नाउ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना सीखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कब अप्लाई करना है। ये दोनों चीजों को हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे। चले करें बेटा, देखो नेक्स्ट सम न्यूमेरिकल्स ऑन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा मैं इसको इरेज कर दूं क्या, बताओ सभी? आपको लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा किसी नेटवर्क इशू के कारण क्लास डिस्टर्ब होती है तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन जब बेटा आप लाइव क्लासेस में होते हो ना तो एक इंटरेक्शन अलग इंटरेक्शन होता है, अलग लेवल का इंटरेक्शन होता है। चलो क्वेश्चंस पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है मेरे को। इस बच्चे ने जवाब दे दिया उसको इनाम भी मिल सकता है। क्या है देखो, ये है नवीन, और ये है कौन, बताओ रे, कोई एक बच्चे का नाम बताओ। सुमन। सुमन। गंगवार सर। गंगवार सर, गंगवार सर तो रुक जाओ, अगले क्वेश्चन में ले लेंगे गंगवार सर को, है ना। सुमन, सुमन ये बाल, यस सर। ठीक है, इतने बड़े बाल ठीक है ना? ओके यस सर। ये मेरे भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। अब देखो नाउ सुमन मेरे रेस्पेक्ट में आगे चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। स्पीड से चली बेटा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इधर एक कार है, कार नहीं बेटा, ये तो मैंने बस बना दी, बस है। ये सुमन के रेस्पेक्ट में चल रही है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से। ये किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू सुमन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू
नवीन। बताओ बताओ। ऐड हो जाएंगे सर, ये सेम ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये ऐड जब तक होंगे जब तक आपके क्वेश्चन छोटे हैं। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से सुनो। ऐड तो हो जाएंगे, क्वेश्चन को सुनो ध्यान से कैसे करना। सबसे पहले पहचानो एस फ्रेम कौन सा और एस डैश फ्रेम कौन सा। ठीक है बेटा, एस फ्रेम वे लेना है, वो फ्रेम लेना है जिस फ्रेम के अंदर चीजों को फाइंड आउट करना है। अब किसके रेस्पेक्ट में चीज फाइंड आउट करनी है बेटा, नवीन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। तो नवीन क्या हो गया यहाँ पर, एस फ्रेम। देखो इस कॉन्सेप्ट को आप अभी दिमाग में बैठा लोगे तो आपको न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना हो वो आपका एस फ्रेम हो गया। अब और बताओ, जिसके फ्रेम में चीजें नोन हो, गिवन हो, वो फ्रेम कौन सा हो गया, एस डैश फ्रेम हो गया। और अब मेरे को बताओ कोई बच्चा, ये v वेलोसिटी कितनी हुई। v वेलोसिटी क्या है बेटा, अगर देखी जाए कि एस डैश फ्रेम s के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो आपकी v होती है। तो इसमें बताना एस डैश फ्रेम s के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। तो v कितना हो गया, 5 मीटर पर। पहचानना है आपको, ये पहचानना है। उसके बाद सेकंड थिंग, कोई ये बताएगा ux डैश कितना होता है। ux डैश क्या होता है, ux डैश बेटा वेलोसिटी होती है अलोंग x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू s डैश। इसके रेस्पेक्ट में बेटा s डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में। s डैश मतलब जो नॉन फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में। अब मेरे को बताओ नॉन फ्रेम के रेस्पेक्ट में कितनी है इसकी वेलोसिटी, कितनी नजर आ रही है आपको, 10। दिस इज द 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द 10 मीटर पर सेकंड। तो मेरे को ये बताएगा ui डैश कितना है, 0 ui है वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, लेकिन बस ओनली x एक्सिस पे मूव कर रही है तो अलोंग y एक्सिस भी 0 बेटा, और uz डैश भी आपका कितना, 0। अब निकालना क्या है बेटा, ux निकालना है। क्योंकि ux क्या है, स्पीड है आपकी किसके रेस्पेक्ट में, नवीन के रेस्पेक्ट में या s के रेस्पेक्ट में। तो बताओ ux कितना होता है, ux डैश प्लस v, तो कितना हो गया बेटा 10 प्लस 5 दैट इज द 15 मीटर पर सेकंड। कोई पूछ ले अलोंग y एक्सिस कितना है, तो ui भी कितना होगा 0, uz भी कितना होगा 0। तो क्या आपको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू नवीन नहीं पता लग गया, बताओ समझाओ, अरे बता दो प्लीज, क्या आपको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू नवीन पता लगा नहीं लगा। यस सर। क्वेश्चन को बदल रहा हूं मैं, क्वेश्चन को बदल रहा हूं मैं। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। नोट कर लेंगे बेटा, अच्छे से नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन को थोड़ा तब्दील करता हूं, बदलता। क्वेश्चन क्या है, ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये वेलोसिटी दे रखी है बेटा विद रिस्पेक्ट टू नवीन। ये आप बताओ काम हो गया, फोन कर लेना, फोन कर लेना, ठीक है। ये किसके रेस्पेक्ट में दे दिया बेटा, विद रेस्पेक्ट टू नवीन दे दिया, विद रेस्पेक्ट टू नवीन दे दिया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू किसके, सुमन। ये क्वेश्चन है बेटा। कोई बच्चा जवाब देगा, कैसे निकालें सर 5 ये वेलोसिटी माइनस माइनस हो हो जाएगी, जाएगी क्योंकि सर अब की बार ux दे रखा है और ux डैश हमें निकालना है। यही तो गलती हो गई बेटा, यही तो गलती कर रहे हो आप। ये क्वेश्चन आप इस जो तरीका बता रहे हो उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन फिर आप सिर्फ यही क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी बात समझे,
हम एक ऐसा रूल बनाना चाहते हैं, हम इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ ऐसा नियम बनाना चाहते हैं जो आप भविष्य में कभी गलती ना कर पाओ। हम कोई ऐसा नियम बना के देना चाहते हैं। और वो नियम क्या था, ध्यान से सुनो आप। जब भी मुझे कोई चीज गिवन होगी तो गिवन किसके रेस्पेक्ट में होगी बेटा, बताना, बताओ जल्दी से, किसके रेस्पेक्ट में गिवन होगी बेटा? एस डैश के रेस्पेक्ट में। बताओ, क्या हम इस फिगर के अंदर जो मैंने ये बना रखा है पूरा इस सिस्टम में, मैं एक बात लिख रहा हूं कि जो वेलोसिटी है वो नोन है किसके रेस्पेक्ट में? एस डैश के रेस्पेक्ट में। किसमें रेस्पेक्ट में नोन है बेटा? एस डैश के रेस्पेक्ट में वो चीजें नोन है। क्लियर? क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? देखो, हम एक नियम बनाना चाहते हैं जो हर प्रॉब्लम में सेम हो। मेरे नियम यही है कि हमारे पास दो फ्रेम होंगे बेटा, एक तो एस फ्रेम होगा, एक एस डैश फ्रेम। हम एस डैश फ्रेम उस फ्रेम को मानेंगे जिस फ्रेम के लिए जो होंगी वो गिवन होगी। हम इस फ्रेम को उस फ्रेम को मानेंगे जिसके लिए हमें चीजें निकालनी होंगी, फाइंड आउट करनी होगी। हमारा नियम है। दूसरे एक नियम और है कि जिस फ्रेम में हम निकालेंगे वेलोसिटीज वगैरह को, उस फ्रेम को हम रेस्ट पे मानेंगे। उस फ्रेम को हम बेटा किस पे मानेंगे? रेस्ट पे मानेंगे। मतलब हम याद कर लो, इस समय हम नवीन को किस पे मानते थे? नवीन किस पे था? एस फ्रेम आपका रेस्ट पे था। तो हम जिस फ्रेम में वेलोसिटीज को निकालना चाहते हैं उस फ्रेम को हमेशा किस पे मानेंगे? रेस्ट में मानेंगे। और जो चीजें गिवन होंगी वो आपकी किस में गिवन होंगी? मूविंग फ्रेम में गिवन होंगी। अब आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आप इसको एक बार अंडरस्टूड करने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर ये बता दो कि आपकी किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चीजें गिवन है। बताओ, नवीन के रेस्पेक्ट में या फिर सेकंड स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में? बताओ प्लीज। हमने वेलोसिटी ऑफ बस किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? बताओ जल्दी। नवीन के रेस्पेक्ट में। तो नवीन फ्रेम, इसका मतलब जो चीजें गिवन हो उस फ्रेम को हमें क्या मानना है? एस डैश फ्रेम मानना है। इसका मतलब एस डैश फ्रेम कौन सा हो गया? कोई बच्चा बताएगा? इसका मतलब दिस वन इज द एस डैश फ्रेम। ये आपका कैसा फ्रेम बढ़ गया बेटा? एस डैश फ्रेम। समझ में आ गया? ये फ्रेम आपका कौन सा बन गया? एस डैश फ्रेम बन गया। लिखो मत, मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखो। आप मत लिखो प्लीज, मैं लिख रहा हूं, हटा दो। अब हमें फाइंड आउट किसके रेस्पेक्ट में करनी है? विद रेस्पेक्ट टू, एक बच्चे ने नाम बताया था सुमन, उस सुमन के रेस्पेक्ट में चीजों को फाइंड आउट करना है। तो वो फ्रेम कौन सा हो गया आपका? एस फ्रेम। ये फ्रेम क्या हो गया आपका? एस फ्रेम। इस न्यूमेरिकल में जितना आप समय लगाओगे आपको बाकी सारे न्यूमेरिकल उससे इजीली आ जाएंगे। हमें एस फ्रेम पता लग गया, हमें एस डैश फ्रेम लग गया। अब एक बात और है, जिस फ्रेम में हम वेलोसिटीज को फाइंड करते हैं उस फ्रेम को किस पे मानना है बेटा? रेस्ट पे मानना है। उस फ्रेम को किस पे मानना है? रेस्ट पे मानना है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर ये फ्रेम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। 5 मीटर पर सेकंड की तरफ क्या कर रहा है? आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर आपको ये फ्रेम रेस्ट पे मानना है, अगर इस फ्रेम को आपको रेस्ट पे मानना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो फ्रेम है ये पीछे की तरफ आपका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन में बैठे हो और ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? प्लेटफॉर्म। और ये क्या है बेटा? ट्रेन। तो जनरली जब ट्रेन आगे मूव करती है तो आपको कई बार ये नजर आता होगा कि प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ मूव कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट कि ऑब्जर्वर को ये लगता है कि वो हमेशा रेस्ट पर है। हालांकि ट्रेन आगे मूव करी थी लेकिन ऑब्जर्वर क्या मानता है? अपने आप को रेस्ट पर मानता है। तो उसको क्या नजर आता है कि प्लेटफॉर्म जो है पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। नहीं, फिर हमारे माइंड में हमें पता होता है कि प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब हम भी मूव कर रहे होंगे। फिर हम सोच जाते हैं और हम चलने लगते हैं। मेरी बात समझे? तो अगर हमें ये ऑब्जेक्ट एस ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मानना है, अब ये ऑब्जर्वर पहले किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा था? विद रेस्पेक्ट टू दिस एस डैश के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा था।
अगर हमें इस s को रेस्ट पे मानना है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि आपका s डैश जो फ्रेम है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो आपने तीन चीजें हर क्वेश्चन में निकालनी। इस क्वेश्चन पे जितना टाइम लगा दोगे आगे क्वेश्चन उतने जल्दी हो जाएंगे। तीन चीजें क्या क्या निकालनी है बेटा बताओ। सबसे पहले फाइंड आउट करना है एस फ्रेम, फिर फाइंड आउट करना है एस डैश फ्रेम, और फिर आपको एस फ्रेम को रेस्ट पर लेके आना। ये तीन चीजें आपको करनी। तो ये तीन चीजें कैसे कर पाओगे। सबसे पहले एस फ्रेम किसको मानोगे, जिस फ्रेम के लिए क्वेश्चन में पूछा होगा कि फाइंड द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो जिस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना पूछा होगा उसको आप एस फ्रेम मानोगे। क्वेश्चन के अंदर जो चीजें गिवन होंगी वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन होंगी, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उसको आप एस डैश फ्रेम मानोगे। और आप एक बात और भी है, जो एस फ्रेम है उसको आप रेस्ट पे मानोगे। तो वो फ्रेम रेस्ट पे कब होगा बेटा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे मान लो, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पे कैसे मानोगे कि वो जो दूसरा फ्रेम है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी 5, सेम वेलोसिटी के साथ। तो आपको क्वेश्चन में एस, एस डैश और वेलोसिटी के बारे में जानना होगा। अगर ये चीजें निकाल ली तो अब आप सब कुछ निकाल पाओगे इजीली। अब मेरे को बताना आप जल्दी जल्दी कि क्या कुछ आपने फाइंड आउट किया प्लीज। हाँ भाई, जो नई ऑब्जर्वेशन है, न्यू ऑब्जर्वेशन, न्यू ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कोई मेरे को बता सकता है एस फ्रेम कौन है, नवीन या सुमन? न्यू ऑब्जर्वेशन सुमन, वेरी गुड। सभी बच्चे बताओ प्लीज, सभी बच्चे अनम्यूट कर ले और मेरे जवाब दें आंसर। एस डैश फ्रेम कौन सा है? नवीन। नवीन। दूसरी बात, वेलोसिटी क्या है? जो वेलोसिटी होती थी ना बेटा, वेलोसिटी क्या होती थी? वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो बताना v कितनी नजर आ रही है? वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम 5, 5 नहीं बेटा, 5 नहीं बेटा, -5। अब एक बार मेरे को u ux, ux डैश, uy डैश, ux, uy, uz चैट में लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ ux क्या होता है, ux डैश। चलो, हेलो हेलो हेलो, चलो अब कोई बच्चा मेरे को पहले ये बताओ ux डैश कितना है, uy डैश कितना है और uz डैश कितना है? बेटा अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है तो ये तो कितना हो गया, 0 0। बताओ ux डैश क्या होता था बेटा, बताओ जल्दी से, ux डैश क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। विद रिस्पेक्ट टू एस डैश मतलब विद रिस्पेक्ट टू नवीन। अरे कितना दे रखा है क्वेश्चन में? विद रिस्पेक्ट टू नवीन तो दे रखी है कितनी, 10। ये कितनी होगी बेटा, 10। हमें क्या निकालना है, ux निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
ux डैश प्लस v, तो कितना हो गया 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। हालांकि आंसर आपका भी ठीक था, आंसर बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो तरीका हमें अपनाना है, जो मेरा तरीका है, इस तरीके को हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करिए। बेटा हमें और भी तो क्वेश्चन करने हैं ना, अभी हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन में आप इसी तरीके को फॉलो करो। आपको दिमाग में एक बात बैठा लेनी है। क्या दिमाग में बात बैठा लेनी है? ये बैठा लेनी है कि हमारे पास दो फ्रेम होंगे। कौन कौन से? सभी बच्चे अनम्यूट करके मेरे जवाब देंगे। कौन कौन से फ्रेम होंगे बेटा बताओ? एस एंड एस डैश, एंड एस डैश। एस डैश फ्रेम कौन सा होगा बेटा? वो फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में आपको जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पता होगा, जिनके रेस्पेक्ट में आपको वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगा, नोन होगी, उस फ्रेम को हम क्या मानेंगे? एस डैश मानेंगे। समझ में आ गया हमेशा के लिए? एस फ्रेम किसको मानेंगे बेटा? जिस फ्रेम के अंदर आपको जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको हम क्या मानेंगे? एस को रखेंगे। और एक बात, एस फ्रेम को हमेशा किस में रखेंगे बताओ जल्दी से? रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। रेस्ट में। उसको रेस्ट में कैसे रखेंगे बेटा? अगर वो रेस्ट में है तो ठीक बात है, अगर वो पहले से मूव कर रहा है तो अगर उसको रेस्ट में मानेंगे, इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरा फ्रेम था वो अपोजिट वेलोसिटी में चलने लग गया, तो वो क्या बन गया बेटा? रेस्ट में बन गया। देखो बेटा रेस्ट में बनाने का तरीका बताता हूँ, रेस्ट में बनाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको एक सेकंड के लिए, कैसे बनाते हैं। देखो मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको ना। जैसे मान लो ये आपके पास दो गाड़ी थी, एक ये बस है और एक ये बस। ये बस इसके रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। अब इसको आपको रेस्ट में बनाना है, तो रेस्ट में कैसे बनता है बेटा? इसमें भी आप -5 कर दो और इसमें भी -5 कर दो, क्योंकि वेलोसिटी सभी में सेम अमाउंट में घटा लो, सेम अमाउंट में बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा देखो इसमें -5 किया तो 5 - 5 कितना हो गया? 0। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? पीछे की तरफ कितनी होगी? 5। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो रेस्ट में कैसे बनाया जाता है किसी भी चीज को? सेम क्वांटिटी को घटा दो। लेकिन बेटा हम फ्रेम के बीच में देख रहे हैं सिर्फ, ये ऑब्जेक्ट में मत घटा देना डायरेक्ट 5 आप, ठीक है ना? हम सिर्फ फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, दो फ्रेम के बीच की देख रहे हैं, ठीक है ना? तो यू क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। क्या आपको पता लग गया रेस्ट को कैसे बनाते हैं? एस कैसे बढ़ता है? एस डैश कैसे पता लगेगा? क्या सारी चीजें पता लग गया? नहीं पता लग गया? बताओ जल्दी से। अगर पता लग गया तो मैं आगे क्वेश्चन देखता हूँ। आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। सर ईशा ये पूछ रही थी नेगेटिव, सर उसका क्लियर हुआ या नहीं? ये वेलोसिटी नेगेटिव कैसे कौन हो पूछ रहे थे बेटा? गई? मेरे को नहीं सुना। बताओ ईशा कहाँ है? ईशा प्लीज, ईशा, ईशा बेटा कहाँ है? अनम्यूट करो ईशा। देखो है क्या कहीं ईशा? चेक करना बेटा एक बार पार्टिसिपेंट में ईशा है या नहीं। है सर। सर उसने मैसेज किया था सर। ईशा अनम्यूट करो प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं जा रही, शायद उसने मैसेज कर रखे हैं, आपकी आवाज नहीं जा रही उसके पास। मेरी आवाज नहीं, मेरी सबके पास जा रही है ना आवाज वैसे? हाँ जी, आपके पास आ रही है सुमन? यस सर, बट वंदना आ उसने रही है? मैसेज कर रखे हैं सर। तो मैं क्या करूँ, है ना? वो उसका नेटवर्क इशू है। अपनी आवाज आ रही है। शशांक आवाज आ रही है? शशांक आवाज आ रही है क्या? क्या बोल रहा पता नहीं। आ रही है सर आवाज क्लियर। ओके, एक क्वेश्चन और करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखना जरा। ये अगेन एक नवीन है। एक और बच्चे का नाम बताओ भाई। सुमन को वंदना। क्वेश्चन, ये वंदना है। ओके, वंदना के हाथ में एक टॉर्च है और टॉर्च से लाइट निकल रही है सी स्पीड से, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द टॉर्च। बताओ
जवाब, इस बच्चे ने जवाब दे दिया, उसको कुछ नहीं मिलेगा, बस सबक मिल जाएगा। बताओ, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द टॉर्च। हाँ एक बात और है भाई, एक बात और है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। वंदना नवीन के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आगे जा रही, वंदना नवीन के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आगे जा रही। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द टॉर्च। सर कमिंग आउट फ्रॉम द टॉर्च विद रिस्पेक्ट टू नवीन सर, ये आएगा ना पूरा स्टेटमेंट? Coming out from the torch with respect to Naveen. Yes. बताओ। अली चलो, जैसा मैंने क्वेश्चन बताया। V माइनस सी सर। माइनस सी। नहीं सर सी आएगा। हाँ चलो देखते हैं। v माइनस सी का कोई मतलब नहीं बनता है, जो बता रहे हो वो तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं यार। आपको मैं एक बात बता चुका, जो चीजें हैं वो देखो, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है पहले ही बताओ, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? नवीन। तो नवीन क्या हो गया बेटा? एस फ्रेम हो गया। एस फ्रेम। नवीन क्या हो गया आपका? एस फ्रेम हो गया। अब किस फ्रेम में आपको स्पीड पता है? देखो टॉर्च वंदना के हाथ में, तो वंदना के फ्रेम में पता है। मेरी बात समझे नहीं समझे? वंदना के हाथ में अगर टॉर्च है तो वंदना को उसकी स्पीड क्या है पता है। तो वंदना के अगर हाथ में टॉर्च है तो वंदना को इसकी स्पीड पता है, और वो स्पीड पता होगी, वो कितनी स्पीड होगी बताओ। ये फ्रेम क्या हो गया, इसका मतलब बताओ। एस या एस? एस टेस। मैंने बताया एस फ्रेम वो फ्रेम होगा जिसके में आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। एस डैश आपका वो फ्रेम होगा जिस फ्रेम में आपके पास ह्यूमन होगी। मेरी बात समझ के आ गई थी? अब देखो बेटा, यहां पर वेलोसिटी v कितनी है? v है। अरे बेटा v क्या होती थी? v इज द वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस। एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस कितनी नजर आ रही है आपको? v नजर आ रही है। कितनी नजर आ रही है? v नजर आ रही है। अब मेरे को कुछ बातें बताऊंगा छोटी छोटी। ux डैश कितना बेटा? ux डैश क्या होता है पहले अपने मन में बताओ। ux डैश इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। मींस दिस क्वांटिटी इज नोन। ये क्वांटिटी कैसी होगी? नोन। इसका मतलब ये बेटा कितनी होगी? c। u y डैश कितना होगा इस समय? 0। और u z डैश भी कितना होगा बेटा? 0। लाइट है, हम कहां पर मार रहे हैं? ओनली x एक्सिस की तरफ मार रहे हैं। इसका मतलब u y डैश और u z डैश बेटा कितना है? चलो निकालना क्या है? ux कितना होगा बेटा? ux डैश प्लस v, तो कितना आ गया? c प्लस v। u y डैश 0 है तो u y भी कितना हो गया? 0। और z भी कितना हो गया बेटा? 0। तो फाइनल जो u है वो ux क्या होता है? uxi प्लस uyj प्लस uzk। फाइनल u कितना होता है? uxi प्लस uyj प्लस uzk। तो कितना बन गया? c प्लस v i कैप। या अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? c प्लस v। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? c प्लस v। बताओ क्या इस बात से सहमत हो? आपने जो मैंने चीजें निकाली वो सहमत हो? यस सर। लेकिन ये रिजल्ट गलत है। ये रिजल्ट गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि एक फिजिक्स के अंदर एक लॉ है, जहां पर हम पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी जिसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। वो पोस्टुलेट ये कहता है कि द स्पीड ऑफ द लाइट रिमेन इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। मतलब जो वंदना जिस स्पीड ऑफ लाइट को अगर c देख रही है तो नवीन भी इस लाइट को c ही देखेगा। स्पीड ऑफ द लाइट रिमेन इनवेरिएंट इन द इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट होती है। ये पोस्टुलेट होता है। दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट पढ़ेंगे तो द फर्स्ट पोस्टुलेट इज दिस, द स्पीड ऑफ द लाइट रिमेन इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। तो हमारा एक पोस्टुलेट है according to
क्या? पोस्टुलेट ऑफ theory of relativity. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट remain invariant in all inertial frame. सभी इनर्शियल फ्रेम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा वो क्या होती है? रिमेन इनवेरिएंट होती है, हमेशा सेम होती है। बट हमारा रिजल्ट ये कहता है कि वंदना को तो स्पीड सी दिखेगी और नवीन को स्पीड सी प्लस वी दिखेगी। इसका मतलब तो पोस्टुलेट फेल हो गया ना बेटा? इसका मतलब पोस्टुलेट क्या हो गया? फेल हो गया। पोस्टुलेट फेल मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया। मेरी बात समझे? तो यहां से हम एक रूल निकालते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है कब? इन रिलेटिविस्टिक केस। मतलब जब स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र होता है, जब ऑब्जेक्ट जो यहां पर लाइट थी उसकी स्पीड कितनी मानी थी बेटा मैंने? सी मानी थी। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड रिलेटिविस्टिक हो, रिलेटिविस्टिक का मतलब कंपेरेबल टू लाइट हो, तो उस समय आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गेट फेल्ड। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड। उस समय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं रहेगा। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड? कहां से पता लगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द स्पीड इज सी प्लस वी। स्पीड कितनी होगी? सी प्लस वी। लेकिन आप बता दो, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड किसी की हो सकती है क्या? लेकिन यहाँ तो सी प्लस वी आ गया, तो ये तो पोस्टुलेट ही क्या हो गया? फेल हो गया बेटा। ठीक है, तो लिख सकते हो यहां पर एक पॉइंट बना के लिखें, एक पॉइंट बना के लिखें कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो आप तक अब तक करते आ रहे थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन is valid only in non-relativistic case. Non-relativistic case का मतलब क्या बता? The speed of object is very small as compared to speed of light. Speed of light. स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की स्पीड वो ना के बराबर रहेगी, एंड दिस इज द थ्योरी, दिस इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपका वैलिड रहेगा ओनली इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस। मतलब जो हम पीछे क्वेश्चन करके आए थे ना कि कार मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, उनके लिए तो वैलिड है क्योंकि वो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड के लिए चल रहा था। लेकिन जब भी रिलेटिविस्टिक केस आ जाएगा उस समय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा फेल हो जाता है। जो हमने अभी अभी करके देख लिया, हमने अभी अभी करके देखा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सी प्लस वी आ गई, बताओ, और सी प्लस वी तो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तो सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है, उससे बड़ी स्पीड हम निकाल के ले आए, तो इट इज इम्पॉसिबल टास्क। हमारे लिए क्या था? इम्पॉसिबल टास्क। क्या आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गई? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के 3 न्यूमेरिकल समझ में आ गए, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहां वैलिड होती है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई रेज योर हैंड्स। सर बताओ बताओ। फिर इस क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन था इसका फाइनल आंसर क्या होगा सर? ये फाइनल आंसर तो सी रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम। मतलब हम इस तरीके से नहीं कर सकते, उसके लिए मैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपको पढ़ाऊंगा, उससे आप नोटिस करोगे कि स्पीड आपकी सी आएगी। तो फाइनल आंसर तो बेटा क्या है? ये फाइनल आंसर इसका सी है, लेकिन वो सी जो है वो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं निकाल सकते, उसके लिए हम एक अनदर अप्रोच यूज करेंगे, और वो अनदर अप्रोच जो होगी वो क्या होगी? आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज द लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। और बताओ, और बताओ, किसी बच्चे के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो, यहां तक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कोई भी क्वेश्चन हो बताओ प्लीज। आगे प्रोसीड करो बेटा। यस सर। चलो
मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। आई नो, मैं आपको जानता हूँ, उससे ज्यादा मैं खुद को जानता हूँ, तो आ ही गया हूँ। नाउ मैं एक कोई बच्चा उठाता हूँ, अंजलि यादव। अंजलि यादव एक बच्चा है, प्लीज अनम्यूट करें। अंजलि यादव, अंजलि यादव एक बच्चा है, प्लीज अनम्यूट करें बेटा। पता है एक ऑनलाइन क्लास के बहुत अच्छा फायदा बताता हूँ, बोले जाओ, कितना मत करो अनम्यूट, मैं क्या कर दूंगा तुम्हारा, है ना। अंजलि, अरे फोन चला के सो गई क्या? लो भाई, कोई नहीं, छोड़ो, चलो आगे प्रोसीड करते हैं, हम आगे का टॉपिक प्रोसीड करते हैं। ईशा, ईशा बच्चा सुन पा रहे हैं मेरे को? ईशा, ईशा अनम्यूट करें। दीवारों पे सर मार दो, एक ही बात है। ईशा अनम्यूट करें। चलो छोड़ो। वंदना अनम्यूट कर लो बेटा, वंदना। यस सर। आपके पास तो आवाज आ रही है, मतलब आवाज सभी के पास जा रही है, लेकिन वो Yes, जवाब sir. नहीं देना चाह रहे। कोई समझ में आ गया। अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नंबर 4, दैट इज द लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फोर्थ। और इस फोर्थ टॉपिक का बेटा नाम क्या है, जल्दी बताओ। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन बेटा। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये आपके दो फ्रेम है। अब मेरे को पता है क्या, मुस्कान मान बताएगा। मुस्कान, यस सर। बताना बेटा, एच डैश फ्रेम कौन सा होता है? सर जो मूव करे मूव एस करे, के रिस्पेक्ट में। एस के रेस्पेक्ट में। और कोई बात है बेटा? सर वी के रिस्पेक्ट में इसमें सर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे और एस के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड टी रहेंगे। नहीं और बेटा, मैं आपसे सिर्फ एच डैश के बारे में पूछ रहा हूँ बेटा। नो सर नो इसकी वैल्यू सर, से इसमें यू एक्स डैश यू वाई डैश यू इसकी जेड डैश ये एक्स डैश वाई डैश जेड है, डैश है, ये क्या होंगे? नोन है। नॉन। नॉन होंगे, नॉन रहेंगे। नाउ एस फ्रेम कौन सा बेटा? जो जो फ्रेम अननोन डिस्क है पर है सर, तो नॉन फाइंड आउट अननोन करना है। और इस पे फाइंड आउट करना है। और इसके वेरिएबल क्या रहेंगे बेटा? एक्स वाई जेड टी। एंड वेलोसिटी के टाइम टी। इसमें बेटा टाइम टी डैश होगा और यू एक्स यू वाई डैश, सॉरी यू वाई यू जेड एंड बस ये क्वांटिटीज आपकी क्या रहेंगी बेटा? अननोन। ये है आपका लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से जवाब देता है वो सुनिएगा। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहली बात ये कहता है, ये फॉर्मूले मेरे साथ याद करेंगे सभी बच्चे, कि जो टाइम है टी डैश वो अब टी के बराबर नहीं रहेगा। टाइम नॉट इक्वल टू टी डैश, दोनों जो समय बीता है वो चेंज करेगा। कैसे? द टी इज इक्वल टू टी डैश माइनस, सॉरी टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मेरे साथ याद करेंगे बेटा, ये जो टाइम होगा वो भी वेरी करेगा हर फ्रेम टू फ्रेम। वो भी क्या करेगा? फ्रेम टू फ्रेम। और वो कितना होगा? टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ गया? पहली बात कि टाइम भी समय के साथ चेंज करेगा। देखो बेटा, इस फॉर्मूले में दो साइड है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक आपकी कौन सी बेटा? राइट हैंड साइड। तो मैं राइट हैंड साइड में हम जनरली कौन सी चीजें लिखते हैं? जो चीजें हमें नोन हो, और अननोन चीजें हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से फॉर्मूला याद करना है आपको। पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 4-5 फॉर्मूले याद करने, बस, ज्यादा नहीं। दूसरा, x और x डैश में क्या रिलेशन है? तो x इज इक्वल टू x डैश प्लस vt डैश अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज द
relation between x and x dash. Now what will be the relation between y and y dash? Y is equal to y dash सेम रहेगा। तो सिमिलरली z जो है वो किसके रहेगा? z डैश के बराबर। क्या आप यहां तक सहमत हो? क्या आप सहमत हो कि ये रिलेशन रहेगा x y और t के बीच में, x y z और t z, ये रिलेशन। नाउ वेलोसिटी इसका क्या रिलेशन होगा बेटा? देखो फ्रेम किधर मूव कर रहा है, कोई बता सकता है? फ्रेम इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस, फ्रेम इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस। तो जो x एक्सिस पर अगर मूव कर रहा है तो द फॉर्मूला जो आपका वेलोसिटी का रहेगा वो रहेगा ux इक्वल टू ux डैश प्लस v अपॉन में 1 प्लस v इंटू ux डैश बाई c स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ux। uy का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? uy डैश अंडर का रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी ux डैश बाई सी स्क्वायर। ये आपका uy का फॉर्मूला है। uz कितना रहेगा बेटा? uz इज इक्वल टू uz डैश अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी ux डैश बाई सी स्क्वायर। ये आपका किसका फॉर्मूला रहेगा बेटा? uz का फॉर्मूला। लेकिन these three formulas are valid only when frame is moving along x axis। अगर फ्रेम किधर मूव करेगा बेटा? x एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो आपका ये फॉर्मूला रहेगा, आपका ये फॉर्मूला रहेगा। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? यहां तक बताओ जल्दी से, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा? पक्का? तो आगे चलो, आगे चलो। यस सर। नेक्स्ट, अगर कोई ये कह दे तो मतलब रिलेशन हमारा क्या क्या आ चुका बेटा? बताना जल्दी से। रिलेशन हमारा आ चुका है क्या क्या बेटा? बताओ जल्दी से कि ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस ux डैश v बाई c स्क्वायर। ui कितना है बेटा? ui डैश मेरे साथ बोलो बेटा, 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v डैश बाई c स्क्वायर। और uz कितना है बेटा? uz डैश अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस v ux डैश बाई c स्क्वायर। These formulas are only valid when the कब? जब आपका जो s डैश फ्रेम है वो मूव कर रहा हो इधर अलोंग x एक्सिस। अगर मान लो कोई ये कह देता आपको कि जो आपका s डैश फ्रेम है वो अलोंग y एक्सिस मूव कर रहा है, वो किधर मूव कर रहा है बेटा? अलोंग y एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या होते, क्या आप कॉमन सेंस से बता सकते हो? देन द फॉर्मूला ऑफ ux इज ux डैश अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v uy डैश v बाई c स्क्वायर। और uy कितना बढ़ता बेटा? uy इज इक्वल टू uy डैश प्लस v अपॉन में 1 प्लस uy डैश v बाई c। और uz कितना बढ़ता बेटा? uz डैश अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस uy डैश v बाई c। अब बताना मेरे को कोई एक बच्चा, मुस्कान मान बताएगी मेरे को, फिर मुस्कान मान बताएगी अगर ये फ्रेम z एक्सिस की तरफ मूव करता अलोंग z एक्सिस तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ux एंड ux डैश? बताओ बेटा। So ux is equals to ux dash under root 1 minus v square by c square upon में 1 plus uz dash v by c square। ओके नेक्स्ट। तो uy होगा is equals to uy dash plus v upon 1 plus मारूंगा v थप्पड़ खींच के। मैं कह रहा है द फ्रेम इज मूविंग अलोंग z एक्सिस।
दैट्स व्हाई z एक्सिस पे अगर मूव कर रहा है तो बेटा यहां पर भी यही आएगा। ठीक है, हाँ हाँ। हाँ क्या करते हो, यूजेड बताओ। So u that is equals to u z dash plus v by 1 plus u z dash v by c square. अंडरस्टूड है बेटा फार्मूला। तो हमें फार्मूले 9 फार्मूले याद करने की जरूरत है, हमें सिर्फ कितने फार्मूले याद करने हैं, 3 फार्मूले याद करने हैं। इन्हीं फार्मूले से हम सारा काम करें। ये 3 फार्मूले ही आपको बहुत कुछ सिखा दें। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? आगे मूव करो बेटा, आगे बताओ, आगे मूव करो। Yes sir. यस सर। अब एक बात बताओ, देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैं इन फॉर्मूलों को कम से कम 100-200 बार तो लिख चुका हूं, फिर भी मैं अगर इनको लिखने की मतलब नौबत आए तो मैं इनको दोबारा लिख देता हूं। क्यों बताओ, क्यों लिखता हूं ऐसे में? प्रैक्टिस के लिए, किसकी प्रैक्टिस बेटा? हमेशा याद रहे, मतलब मेमोरी में। हाँ, हम देखो पहले बचपन में पढ़ते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इस तरीके से पढ़ते थे। कितनी बार वो पढ़ाते थे, डेली आते हैं वही काम, और एक नहीं सारे स्टूडेंट्स वही काम, और फिर पीछे बोलो जाओ। ऐसी चीज रटी गई जिंदगी में, उस चीज को भूल नहीं सकते। 2 का पढ़ा बता मुस्कान, 17 का पढ़ा मुस्कान, 17 का पढ़ा। हाँ मेरे को पता होता है, मेरे घर बच्चे का पता है। एक जादुई पावर आ जाती है टीचर में। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। 2 का आता है बेटा? वंदना, वंदना यस सर। 47 का पढ़ा सुनाना बेटा। सर मुझे टेबल नहीं आती, मैं तो अगर जरूरत पड़ती है तो मल्टीप्लाई करके देख। मल्टीप्लाई कर लेते हो। वो कब करने लगे मल्टीप्लाई आप? जब आप बड़े हो गए, है ना? जब आप बड़े हो गए। तो छोटे से जब तो मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता था, है ना? मेरे से आप कोई भी पढ़ा पूछ सकते हो। सर 99 का सुनाओ। सारे याद है, सारे याद है, A to Z याद है। सर 99 का सुनाओ। बेटा ये क्लास किस चीज की है बताओ? 99 का सुनाओ। कोई नहीं, बंद कर देंगे दरवाजा। चलो अब सुनो ध्यान से मेरी बात, कि आपने वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लिख दी। अगर मैं ये कहता, अगर मैं कहूं कि फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस कौन सा होता है भाई? श्वेता बताएगी। श्वेता, नॉन रिलेटिविस्टिक केस कौन सा होता है? श्वेता कहां गई? हेलो हाँ श्वेता बताओ, नॉन रिलेटिविस्टिक केस का मतलब बेटा? सर, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में सर हमने पढ़ा था। सर एक सेकंड सर, मैं याद करते हैं। याद करती है कह रही है। अरे नॉन रिलेटिविस्टिक नाम से पता लग रहा है कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट होगी ना सर, वो होती लाइट है। स्पीड से सर ज्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं होगी। कम होती है। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब बहुत कम होना, ठीक है ना? जैसे अपनी गाड़ी मूव करती है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो कितनी है? 3 × 10⁸ है ना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 10⁸ बेटा कितनी बड़ी है ना? तो v अगर आपका लेस c है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिलेटिविस्टिक कहते हैं। तो बेटा इसका मतलब v/c क्या करेगा? टेंड्स टू 0। इसका मतलब v/c टेंड्स टू 0। अब बेटा v/टेंड्स टू 0 अगर मैं कर दूं तो हमारी इक्वेशन बताना बेटा क्या क्या बन गई। देखो अगर ये v/c टेंड्स टू 0 कर दूं तो ux किसके बराबर बन गया बताना? ux डैश प्लस v। अगर v/टेंड्स टू 0 कर दूं तो ये 0, ये 0, uz किसके बराबर बन गया? फॉर्मेशन बन जाए। और uy किसके बराबर बन गया? uy और ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन थे बेटा? बेटा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या मेरी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे जो मैंने बात कही थी वो सही थी? कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली नो रिलेटिविस्टिक केस में ही वैलिड है, बट द लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिलेटिविस्टिक एज वेल एज नॉन रिलेटिविस्टिक केस। क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में गैलीलियन सॉरी जो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है वही कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेटा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है?
तो यहां हम पॉइंट लिखते हैं कि लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन is valid for what? इसमें बताओ, relativistic and non-relativistic case. एक पॉइंट और कि लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन get changed into Galilean transformation. Galilean transformation in इसमें बेटा non-relativistic case. Non-relativistic case. आपको इस बात सारी बातों से सहमत हो गए होंगे मेरे ख्याल से। समझ में आ गया सभी को? बताओ बेटा, सभी को समझ में आ गया? यस सर। अभी हमने लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ा, हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ा और फिर हमने उन पे बात की। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, फिर इस क्वेश्चन से हम काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाना आपने नहीं खाया? मैं नहीं खाता सर दोपहर में। आपसे हमारा कंप्लेन नहीं हो सकता ना फिर? क्यों? आप हैं, हम वही हैं। आपके बड़े ठीक, ये एक टॉर्च है बेटा और ये सी दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू एस। एस के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट को बताना है बेटा। तो बताओ सबसे पहले इसमें हम लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे? नॉन रिलेटिविस्टिक है। नॉन रिलेटिविस्टिक है? नहीं सर, रिलेटिविस्टिक है। सी तो सी कौन सा यूज करेंगे बेटा? गैलीलियन। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिविस्टिक केस में एप्लीकेबल होती है। और लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है? ux इज इक्वल टू, बता रहे बेटा, ux डैश प्लस v अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। बेटा ui कितना होता है? ui डैश अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c। गलत लिख दिया यार, नॉनसेंस हो गया आप तो। बताते नहीं, बताओ। 1 प्लस ux डैश v बाई c स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 1 प्लस ux डैश v बाई c। देखो जब आप कभी कुछ गलत लिखो ना तो अपने चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ मार लिया करो, खुद को पनिश कर लिया करो, फिर क्या होगा? आप जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे ना। ux डैश v बाई c स्क्वायर सुबह से पढ़ा रहा है तो कंटिन्यूस एनर्जी का तुम्हारी। चलो देखते हैं। सो बेटा गिवन क्या है? देखो वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा? v। वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा? v। कोई मेरे को बताए कि ux डैश क्या होता है? कोई एक बच्चा बताओ ux डैश क्या होता है? बताओ बताओ सुभाष, व्हाट विल बी द ux डैश? क्या होता है बेटा? Speed of the object with respect to s dash To s along dash, x axis. बस। तो इसका मतलब ux डैश बेटा कितना हो गया? जल्दी से बोलो। C ux डैश कितना हो गया? c। बताओ बेटा uy डैश कितना? तेज तेज बोलो सारे। 0 uz डैश 0 चलो बेटा ux निकालते हैं। तो ux कितना होता है बताओ? ux डैश प्लस v, तो मतलब कितना है बेटा बताना? ux C प्लस V c प्लस v। नीचे क्या है बेटा बताओ? 1 1 प्लस माइनस 1 प्लस
CV by C square, CV by C square। तो क्या आया सोल्व करके बताओ, C plus C V आएगा, C आएगा। 1 plus V by C, तो आंसर आ गया बेटा C। आ गया नहीं आ गया? कोई मेरे को बताएगा UY कितना? 0। UZ कितना बेटा? 0। क्यों? पुट करके देख लो। तो टोटल U कितना होता है बेटा? टोटल स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? अंडर द C आएगी सर, C। का स्क्वायर प्लस UY का स्क्वायर प्लस UZ का स्क्वायर। तो बेटा U कितना आ गया आपका? C। U कितना आ गया आपका? जी आगे नहीं आ गया? तो बताओ क्या आपका स्पीड ऑफ लाइट C नहीं आ गई है? बताओ। yes yes sir पहले भी C थी, बाद में भी C आ गई, इसका मतलब ये पोस्टुलेट बिल्कुल पोस्टुलेट को ओबे करता है या नहीं करता? बताओ जल्दी से मेरे को। इसका मतलब ओबे द पोस्टुलेट, इसका मतलब इट ओबे द पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट को बेटा ओबे करता है। क्या? द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन, बताओ जल्दी से, फिर पीछे दोहराओ। द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन इनवेरिएंट, किसमें बेटा? बताओ किसमें? किसमें? लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इन लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा मतलब बताया था मैंने कि द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट, ये तो होता है, दिस इज अ पोस्टुलेट। और यहां पर भी स्पीड आपकी कांस्टेंट आ गई, इसका मतलब ये पोस्टुलेट को ओबे करता है। अगला क्वेश्चन बोलो, बताओ अगला क्वेश्चन करोगे क्या खुद? yes sir चलो 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 अगला क्वेश्चन करके दिखाओ कोई बच्चा, अगला क्वेश्चन करेगा बच्चा। Find the speed of light with respect to श्वेता। बेटा आंसर दो पहले, तो मेरे को पहले सीधा आंसर बताओ, पहले मेरे को आंसर बताओ आप। सी 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 सी, सी होगा बेटा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन इनवेरिएंट इन द फ्रेम, फ्रेम में हमेशा इनवेरिएंट रहती है बेटा, हमेशा सी होता है। तो आंसर तो मुझे पता है सी होता है। अब इसका प्रूफ करो। मैं बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चा उसी अनुसार बताएगा। बताओ बेटा एस डैश फ्रेम कौन सा होता था? मुस्कान बान बताएगी बेटा, एस डैश फ्रेम कौन सा होता था? बताओ बेटा। सर जो नॉन रहता है, नॉन होता है। हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड किसके फ्रेम में पता है बेटा? नवीन श्वेता के फ्रेम में सर। किसके नवीन में? नवीन की रेस्पेक्ट, नवीन कोई आदर सम्मान की भावना तो तुम्हारी खो गई है? नॉनसेंस। रख लिया आपने सर, बार बार सर सर लगाएंगे तो फिर आप वैसे वो हो जाओगे। क्या हो जाऊंगा मैं? और क्या लगाओगे? सर हूँ, सर लगाओ। तो सर बार बार ये कहेंगे कि जो फ्रेम का नाम है वो नवीन सर, फिर आप बोलेंगे तो नवीन सर, तो ऐसे सर कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे कंफ्यूज मत हो आप, ठीक है? लेकिन मेरा नाम मत चेंज करे यार, थोड़ी इज्जत भावना की पड़ा करो, ऐसा थोड़ी होता है। चलो तो आपका ये एस डैश हो गया। हाँ बताओ भाई, वो फ्रेम एस फ्रेम कौन सा होता है? श्वेता बताएगी। एस फ्रेम। हेलो, हाँ सर। हाँ श्वेता, एस फ्रेम कौन सा होता है बेटा? जो सर फाइंड करना हो और रेस्ट फाइंड करना, तो किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है बेटा? श्वेता। श्वेता, इसको आप कह सकते हो डायरेक्ट। तो श्वेता आपकी बन गई एस फ्रेम। बेटा एक बात और भी श्वेता आपने पढ़ी थी ना कि एस फ्रेम हमेशा रेस्ट पे होना चाहिए। यस। बताओ, तो अगर इसको रेस्ट पे करना है तो बताओ एस डैश फ्रेम को मुझे कहाँ करना पड़ेगा? पीछे की तरफ जितनी move करवाना वेलोसिटी इसमें पड़ेगा। दिखा रखी है ना सर, वो माइनस कर देंगे। माइनस करना मतलब एस डैश फ्रेम, इसका मतलब पीछे की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। बताओ समझ में आई ये बात बेटा? यस बताओ। यस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? वेलोसिटी v क्या होती थी बताओ? स्पीड ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s, यही होती थी ना? स्पीड ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s, इसका मतलब वो कितनी होगी बेटा? माइनस भी आएगा सर। बताओ बेटा व्हाट इज द ux डैश?
ux What will be the ux dash? C. C. What is the ui dash? 0. What is the uz dash? 0 What is the ux? फॉर्मूला बताओ। ux ux dash plus 1 plus vux dash plus c square कितना है बेटा? ux dash कितना है? c। वेलोसिटी कितनी है बेटा? minus v v अपॉन में 1 minus cv by v square। कितना है बताओ बेटा जल्दी, कितना है? c। सिमिलरली ui कितना आया? 0। uz कितना है बेटा? 0। Zero. तो टोटल u कितना आ गया बेटा? c। बताओ c आया नहीं आया? अरे बताओ c आया नहीं आया? तो क्या मैंने पोस्टुलेट बताया वो सही है, और क्या जो मैंने तरीका बताया वो सही है? क्योंकि इस तरीके को आप जिंदगी भर फॉलो करोगे, इसीलिए मैं ये तरीका आपको दिमाग में बता दिया। एस क्या है? एस डैश का। एस डैश वो फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में चीजें गिवन हो, एस वो फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालनी हो, और वेलोसिटी वो वेलोसिटी ऑफ एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस, और आपकी डैश वाली क्वांटिटी नोन होंगी और विदाउट डैश वाली क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो आप क्या क्वेश्चन कर दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लू क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बता। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बार बार फ्रेम के नाम बदलूंगा। कई बच्चे तो नाम से फ्रेम याद रख लेते हैं, कई फ्रेम्स नाम से फ्रेम मत याद रखो बेटा। आपको जब आप क्वेश्चन सोल्व करो ना, उस समय पता होना चाहिए एस कौन सा है, एस डैश कौन सा है, बस। इस टॉर्च की लाइट बेटा ऐसे निकल रही है सी, जो आपका एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और वेलोसिटी फ्रेम की कितनी बेटा? v। ये किसके रेस्पेक्ट में रखा बेटा? विद रेस्पेक्ट टू v। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू v। बताओ, पहले डायरेक्ट बताओ क्या होनी चाहिए? c। अरे आंसर आना चाहिए सी। मैं कह रहा स्पीड ऑफ लाइट रिमेन इनवेरिएंट, चाहे आप किधर भी डायरेक्शन कर दो, चाहे उसको मूव करवा दो, चाहे उसको रेस्ट पे ले आओ, स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सी। यस, ओनली केस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में होगा बेटा, टॉर्च के केस में होगा। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट कह देता और वो ऑब्जेक्ट अगर मैं कह देता मान लो c/2 से मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी वो चेंज हो सकती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट c जो है हमेशा क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। अब देखो मेरे को जल्दी से बताओ एस फ्रेम कौन सा है, एस डैश फ्रेम कौन सा? मैं कहूँ वही बच्चा बताएगा, मैं कहूँ वही बच्चा बताएगा बेटा। बच्चा बताएगा मेरे को मिन्नू, मिन्नू, मिन्नू और एक बच्चा एकता यादव। मिन्नू और एकता यादव प्लीज अनम्यूट करें। मिन्नू और एकता यादव प्लीज अनम्यूट करें। मिन्नू? यस सर। बेटा बताओ एस फ्रेम कौन सा होता है? सर मैं तो अभी आई हूँ क्लास में, मेरे को नहीं पता पहले का। हंसो सारे बच्चे। अरे यार क्यों आए भाई इतने लेट हो? सर कुछ काम था। अच्छा फंक्शन था क्या कोई? नहीं सर कुछ काम था। काम था, जरूरी था? हाँ जरूरी था सर। अच्छा ज्यादा जरूरी था? यस सर। अच्छा, अब हो गया? हाँ हो गया सर। कल होगा काम? नहीं सर कल नहीं होगा। तो मीनू ऐसा है कि मैं ये क्लास कंप्लीट होने के बाद ये वीडियो लेक्चर भेजूंगा आपको। कल क्लास में आने से पहले बेटा वो देख लेना है, ठीक है? वरना आप अगली क्लास को पकड़ नहीं पाओगे। हाँ चल कोई नहीं। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? एकता यादव? हाँ जी, एक कौन बच्चा बोल रहा है? एकता यादव? यस सर। बेटा आप स्टार्टिंग से हो क्लास में? सर मैं 1:45 बजे से हूँ। अच्छा, कहाँ चले गए थे? सर बाद में देखी, मैं गई हुई थी कहीं, फिर 1:45 बजे स्टार्ट की थी। ओके कोई नहीं। आप एक मिनट वीडियो लेक्चर को देखना, आपको समझ में आ जाएगा।
तो सब हाँ बच्चों की सर, छोटी ठीक छोटी है। प्रॉब्लम है। श्वेता श्वेता बच्चा बोल रहा था कुछ मेरे को। श्वेता सर मैं तो ये पूछ रही थी कि जो रिकॉर्डिंग है तो सर हम करना चाहते हैं ना, तब ये कहता है कि होस्ट की परमिशन लो, तो सर आप परमिशन क्यों नहीं लेते थे? ऐसे तो ले? ऐसे तो कोई भी रिकॉर्ड कर देगा मेरे लेक्चर है। मैं सर कभी कोई काम हो जाए तो सर, ना सर आप डेली रिकॉर्ड करोगे तो? मैं रिकॉर्ड करूंगा और मैं सिर्फ उसी बच्चे के पास पहुंचाऊंगा जो नेट में बच्चा है ना, वरना तो सारे लेक्चर्स कोई भी पढ़ ले भाई, थोड़ा सा तो तो सर, करना पड़ेगा। तो सर जिस दिन काम होगा तो उस दिन आपको बता देना, उस दिन मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा है ना, लेकिन उसी लेक्चर का जो लेक्चर आपको चाहिए। ठीक, तो श्वेता फालतू बातें बंद और क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। बताओ बेटा एस फ्रेम कौन सा? वो फ्रेम जिस फ्रेम के अंदर हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट? ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है, मतलब एस फ्रेम आपका ये उचित है ना? ओके, दूसरी बात बेटा, वो फ्रेम जिस फ्रेम में गिवन हो उस फ्रेम को बेटा क्या कहते हैं? एस डैश कहते हैं। ये फ्रेम आपका कौन सा बन गया? एस डैश फ्रेम। वेलोसिटी एस डैश फ्रेम की बेटा v दे रखी है, तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? v, क्योंकि आपका एस फ्रेम क्या है? रेस्ट पर ही है, ऑलरेडी रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे करने की जरूरत है नहीं। चलो अब कुछ बातें बताओ, यूएक्स डैश की वैल्यू बताओ। सी। क्या होता है यूएक्स डैश? आएगा इसमें क्या होता है यूएक्स डैश? सी cos थीटा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही है बच्ची, बिल्कुल सही बात कह रहे हो बेटा। कैसे? क्योंकि देखो सी इस प्लेन में है, तो एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होता है बेटा? सी कोस थीटा। और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट कितना जाता है बेटा? इसका बताओ जल्दी से। सी साइन थीटा। सी साइन थीटा। तो सी कोस थीटा तो अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, और अलोंग वाई एक्सिस कितना हो गया बेटा? सी साइन थीटा। तो यू एक्स डैश कितना हो गया? सी कोस थीटा। और यू वाई डैश कितना हो गया? सी साइन थीटा। सी जेड डैश कितना हो गया बेटा? जेड की तरफ तो कोई कंपोनेंट नहीं है, तो जेड कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। अब चलो जल्दी से चलो, यूएक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा? यूएक्स की वैल्यू बताओ। यूएक्स डैश प्लस वी अपॉन में 1 प्लस यूएक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। तो बेटा कितनी आएगी कोई बताएगा मेरे को? सी कोस थीटा प्लस वी अपॉन में 1 प्लस सी वी कोस थीटा बाई कोस थीटा बाई सी। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन कितना आएगा बेटा यूएक्स का? बताओ जल्दी से। सी कोस थीटा प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी कोस थीटा। दिस इज यूएक्स, दिस इज यूएक्स। नाउ लेट्स फाइंड यूवाई। यूवाई क्या होता है बेटा बताओ? क्या कुछ गलती होगी क्या किसी को? बताओ सी बताओ। भी आएगा सर। हाँ सर यूएक्स में नीचे एक सी यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा नीचे, फिर एक सी जाएगा। सी प्लस वी कोस थीटा आएगा। कहाँ कहाँ? अभी लिख दिया आपने। ना ना, मैं तो पहले लिख चुका था, ये डिले होके आया होगा आपके पास, है ना? सर नीचे भी आएगा नहीं नीचे नहीं आएगा। सी प्लस वी कोस थीटा, एलसीएम लेगी तब नहीं आएगा। लास्ट में सी। यस सर। यहाँ ना, अब ठीक है बेटा, अब बताओ, अब एक्सप्रेशन ठीक है? हेलो? यस सर, यस यस सर। सर। तो बताओ यूवाई कितना बनेगा? यूआई बताओ बेटा, यूआई कितना बनेगा? यूवाई डैश कितना है? सी साइन थीटा अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बताओ बताओ v बाई सी कोस थीटा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दूं तो सी स्क्वायर ऊपर सी स्क्वायर साइन थीटा अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और नीचे उसके बेटा सी प्लस वी कोस थीटा। बताओ ये आएगा नहीं आएगा? बताओ भाई यूआई ये आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस सर। यस। यू जेड और बता दो। जीरो। जीरो। वो कितना जाएगा? जीरो।
ठीक है। सो अब हम टोटल यू निकालते हैं बेटा। तो टोटल यू कैसे निकाला जाता है, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? यू एक्स आई कैप प्लस यू। मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें हम टोटल यू का, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड। यू यू जेड कितना है? 0। मैग्नीट्यूड यू जेड कितना है? 0। तो ये तो बन गया 0। तो यू कितना आ गया बेटा, बताओ जल्दी से। अंडर द रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा क्या आ गया आंसर, बताओ। यू एक्स स्क्वायर मतलब, बताओ जल्दी से, यू एक्स का मतलब वैल्यू रखो बेटा आप जल्दी से। सी स्क्वायर सी कोस थीटा प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन में सी प्लस वी कोस थीटा का होल स्क्वायर। और बेटा इधर बताओ जल्दी से, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस वी कोस थीटा का होल स्क्वायर। बताओ ये आएगा नहीं आएगा? हेलो सभी बच्चे बताओ। अब बताओ और सोल्व करते हैं आगे इसको अच्छे से। नीचे वाली टर्म आपको कॉमन दिख रही है क्या दोनों में? यस सर। तो दोनों को कॉमन लेके बाहर ले लो अंडर रूट के। यस सर। अंडर रूट के बाहर ले लोगे तो क्या बन जाएगा? u इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस वी कोस थीटा। और अंदर क्या बचेगा बेटा? अंडर द रूट सी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको खोल लो। इसको अगर हम खोल ले, देखो ऊपर एक बात और बताता हूँ, सी स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना बेटा। ऊपर सी क्यूब नहीं आएगा? हाँ बेटा, ये सी क्यूब नहीं आएगा? सी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा क्यों हाँ देख आएगा? तो सी की 4 आएगा। सी की 4 आएगा सर। 4 आएगी। क्यूब आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 4 आएगा भाई। स्क्वायर हो रहा है ना। देखो बेटा 2 था तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। तो बेटा अगर सी स्क्वायर में बाहर ले लो तो बाहर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा ना। अगर सी स्क्वायर बाहर ले लो तो बाहर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो अंदर क्या क्या बच गया बताओ जल्दी से। अंदर बच गया बेटा सी कोस थीटा प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बेटा देखो 4 पावर थी तो एक तो बाहर चला गया तो सी स्क्वायर बच गया ना अंदर। कोई डाउट होगा अंदर वाले? किसी कोई डाउट हो तो बताओ। तो यू बेटा क्या आया? सी अपॉन सी प्लस वी कोस थीटा अंडर द रूट, थोड़ा स्क्वायर खोलो यार। स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा? सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर प्लस 2cv कोस थीटा। और एक टर्म आगे वाली क्या बच गई बेटा? सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, माइनस बच गया वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ क्या इतना आया आपका? क्या सभी बच्चे यहां तक सहमत हैं? यस। अगर यहां तक सहमत हो तो थोड़ा आगे चले। बेटे कौन लिख रहा है? ये मूर्ख बच्चा। आगे सी अपॉन सी प्लस वी कोस थीटा। हाँ भाई, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर सी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बचेगा? 1। तो सी स्क्वायर तो ये आ गया बेटा। और इसमें अगर मैं वी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है? यस सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 वी कोस थीटा। तो और थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। तो और आगे चले तो c अपॉन सी प्लस वी कोस थीटा अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन बताएगा? कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2cv कोस थीटा। तो मेरे को बता सकता है अंदर वाली टर्म क्या बनी है? क्या c प्लस वी कोस थीटा का होल स्क्वायर नहीं बन गया? अंदर वाली जो टर्म है क्या c प्लस वी कोस थीटा का होल स्क्वायर नहीं बन गया? अरे बताओ ना। यस सर। यस सर। अंदर वाली टर्म क्या बनी?
सी प्लस वी कोस थीटा का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, होल स्क्वायर से रूट क्या कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया सी प्लस वी कोस थीटा, नीचे भी सी प्लस वी कोस थीटा, सी प्लस वी कोस थीटा ने काट दिया तो आंसर बेटा क्या बच गया सी। बताओ आया नहीं आया, अरे बताओ आया नहीं आया। इसका Yes, मतलब आपको गया sir। लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गई और लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से अप्लाई करना है वो चीजें भी आपको आ गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे कि एक फ्रेम में स्पीड गिवन हो तो दूसरे फ्रेम, आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए, लगभग हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए ना बेटा, क्या क्या फ्रेम, टाइप ऑफ फ्रेम, Galilean transformation and the Lorentz transformation. The next class we will study about the relative speed. लगभग एक दिन एक टॉपिक, एक दिन की क्लास लगेगा, लगभग 7 दिन के करीब इसके टॉपिक में लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क विद मी, किसी को भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछे बच्चा, पूछो बेटा। सर असाइनमेंट क्वेश्चन साथ के साथ दे देना सर। असाइनमेंट क्वेश्चन साथ के साथ ही दे देना सर। असाइनमेंट मैं अभी शेयर कर रहा हूँ विद इन द सेकंड। क्या देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी आपके सामने करता हूँ। देखो रुको, जो दिखाता हूँ पहले मैं, ये स्क्रीन है, स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये स्क्रीन में मैं बैक चला गया और लेकिन ये मैं कहाँ सेंड करूँ सर? ग्रुप पे। ग्रुप तो बेटा 50 ग्रुप है सर एक पे कर दो, फिर कर दो। आप अपनी मेल आईडी दो मेरे को, है ना। जब तक आप अपनी मेल आईडी नहीं दोगे ना बेटा, मैं आपको बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। आई हैव ऑल द असाइनमेंट्स। ड्रॉप बॉक्स में गए और यहाँ असाइनमेंट्स में गए तो बेटा कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम? रिलेटिविटी ना बेटा, हाँ तो क्लासिकल मैथमेटिक्स में सर क्लासिकल में है सर। क्लासिकल में ये देखो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, तो बाद में दूंगा। तो इसमें कितने असाइनमेंट बेटा? 1 2 असाइनमेंट है बेटा, 2 असाइनमेंट है, तो ये दोनों असाइनमेंट आपको करना है, ठीक है। तो ये दोनों असाइनमेंट भेज दो लोरेंट वाला, तो अभी भेज देता हूँ। ये देखो राइट क्लिक किया मैंने और इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये मैंने भेज दिया, ठीक है ना, ताकि आपको ये भ्रम ना रहे कि मैं भेज नहीं रहा। ये लो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ना भ्रम आपका अभी तोड़ देते हैं हम। तो ये हमने मेल आईडी भेज देंगे सर, उस पे ग्रुप बना देना। बेटा क्या क्या कह रहे हो सर? मेल आईडी भेज देंगे, आप ग्रुप बना देना। हाँ मेल आईडी भेज देना और उसके हिसाब से ग्रुप बना देना, उससे और बेटर तरीके से बेटा चला जाएगा असाइनमेंट, है ना। वो आपके पास हमेशा रह भी जाएंगे। अब ये असाइनमेंट क्या है, मैंने भेज दिया, एक बच्चे ने डिलीट कर दिया, है ना, वो चले जाता है। ये मैं पहला असाइनमेंट तो बेटा भेज दिया है टारगेट में, प्लीज आप शेयर कर दें, एक दूसरे के साथ शेयर कर दें, ठीक है। इसमें वंदना होगी तो वंदना प्लीज आप सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें प्लीज, ठीक है। बाकी इस असाइनमेंट में क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। होमवर्क बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, देखो पहला क्वेश्चन आपको करके लेके आना असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी इसके क्वेश्चंस ज्यादा आप करने लायक नहीं हुए हो, धीरे धीरे करने लायक हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड क्वेश्चन मत करना, अभी नहीं होगा आपसे। इंक्लाइंड प्लेन थीटा बेटा फोर्थ क्वेश्चन करना, फर्स्ट क्वेश्चन करना, फोर्थ क्वेश्चन करना। मैं लिख के देता हूं, पहला क्वेश्चन करोगे, फोर्थ क्वेश्चन करोगे, फिफ्थ क्वेश्चन करना है। बस फिर ये कल के, बाकी क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा। एक क्वेश्चन काफी टाइम लेगा आपका, पहला और कौन सा बताएगा बेटा? थर्ड बताएगा? नहीं सर, फोर्थ फिफ्थ। थर्ड और फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करके लाना है वैसा। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ट्राई करना है, ठीक है। हाँ फोर्थ फिफ्थ, थर्ड जो भी है, फोर्थ फिफ्थ और पहला, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज आर द असाइनमेंट क्वेश्चन। इनको आपको करके ले आना, ठीक है। पहले हम इन असाइनमेंट्स को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद और इंस्टीट्यूट, सभी इंस्टीट्यूट, हमारा यही तो फायदा है, हम सभी इंस्टीट्यूट्स के असाइनमेंट करेंगे आपके बाद, ठीक है बेटा। चलो तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी से। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।